फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा है निम्नलिखित का आंसर दीजिए। हमें इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट के आंसर्स हमें देने हैं। पहला जो हमारे पास में पार्ट है वो देखिए। पहले पार्ट में हमें पूछा है किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके वेव पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण। देखिए दोस्तों, जो रॉकेट है वो जब ऊपर की ओर गति करता है, उड़ता है, तब उसमें से जो ईंधन है वो जलता है। ईंधन जलेगा तब जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर गति करेगा। रॉकेट जब ऊपर की ओर गति करता है, इसका मतलब उसमें जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, और कुछ वायु का जो प्रतिरोध है वो ऊपर से नीचे की ओर रॉकेट गति कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर, जिसके कारण से घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल के कारण से जो रॉकेट का ऊपरी आवरण होता है वो जल जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि रॉकेट की जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी की वजह से इसका जब ईंधन जलेगा, तो देखिए ईंधन जलता है तो इसको गतिज ऊर्जा मिलती है, और जो गतिज ऊर्जा है उसका कुछ जो हिस्सा है वो इसके घर्षण के रूप में क्षयित हो जाता है, घर्षण के रूप में क्षयित हो जाता है, जिसके कारण से इसका जो बाह्य आवरण है वो जलता है। तो हमें ये पूछा है कि किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके वेव पर प्राप्त की गई, तो रॉकेट की जो गतिज ऊर्जा है उसके आधार पर ये घर्षण ऊर्जा इसको प्राप्त हुई है। तो रॉकेट इसमें इसका आंसर आएगा। बी पार्ट में हमें पूछा है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवर्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतया धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? बहुत ही दीर्घवर्तीय पथ में यदि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहां पर हम कंसीडर कर लें ये है सूर्य और धूमकेतु इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। देखिए जो सूर्य है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बलों की जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये देखा कि एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, कि संरक्षी बल के अधीन एक पूर्ण चक्कर में किया गया जो कार्य होता है, वर्क डन होता है, वो शून्य होता है। तो पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य, तो सूर्य के द्वारा धूमकेतु पर लगाया गया एक पूर्ण चक्कर में जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है और संरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है इसलिए पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। फिर सी पार्ट में हमें देखिए क्या मिला है। पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि होती है। क्यों? अब ये बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये हमारे पास में है पृथ्वी और कोई कृत्रिम उपग्रह है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये इधर ये हमारे पास में है कोई उपग्रह और वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हम ये जानते हैं कि उपग्रह जब इधर गति करता है तो घर्षण बल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो घर्षण बल भी इसकी गतिज ऊर्जा को कम कर देता है इस स्थिति में। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे ये उपग्रह है वो पृथ्वी के नज़दीक आता है, इस तरीके से घूमता हुआ ये पृथ्वी के नज़दीक जब ये लौटता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसका वेग बढ़ता है। क्यों? तो देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी के ये नज़दीक आता है तो इसकी हाइट घटती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है और तत्पश्चात गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। पृथ्वी के नज़दीक आने पर, पृथ्वी के नज़दीक आने पर जो उपग्रह है वो पृथ्वी के नज़दीक आने पर, उपग्रह पृथ्वी के जब नज़दीक आएगा तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी तथा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी के का मान बढ़ेगा।
के का जो मान है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ेगी दोस्तों। जो अंतिम पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आप देखिए, डी पार्ट में हमें पूछा है कि एक व्यक्ति अपने हाथों से, जो हमें डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम को एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक व्यक्ति अपने हाथों से 15 किलोग्राम का द्रव्यमान 2 मीटर तक लेकर चलता है। पीछे भी एक डायग्राम हमें दे रखा है दूसरी स्थिति में, कि उसमें भी एक व्यक्ति है, वो 15 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है वो रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है, उसको 2 मीटर तक खिसकाता है। तो दोनों स्थितियों में कौन से स्थिति के अंदर जो किया गया कार्य है वो अधिक होगा? तो पहली स्थिति हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो विस्थापन है दोस्तों वो हमारे पास में है। विस्थापन को यदि मैं यहाँ पर d से पुट कर दूं तो वो हमें दे रखा है 2 मीटर। और जो अब की पहली स्थिति में, पहली कंडीशन के अंदर जो बल लग रहा है वो हाथों के द्वारा इस पिंड के ऊपर घर्षण बल के रूप में काम कर रहा है, जो कि बहुत कम है। उस घर्षण बल को हम Fs से पुट कर दें, बहुत कम है। घर्षण बल क्या है? बहुत कम। तो इस स्थिति में जो कार्य है पहली स्थिति के अंदर Fs इंटू डी, Fs बहुत कम है, तत्पश्चात जो कार्य होगा वो बहुत कम होगा। ये पहली स्थिति के अंदर कार्य है। फिर हम दूसरी स्थिति के अंदर केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड के अंदर जो विस्थापन है, अब की बार यहाँ पर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो इस रस्सी को इस तरीके से खींच रहा है, तो बस रस्सी के अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव की जो वैल्यू है, तनाव इस तरीके से पिंड के ऊपर लग रहा है, ये mg के बराबर होगा ये तनाव। तो m इंटू जी, m की जो वैल्यू है यहाँ पर जो बल लगेगा वो तनाव के बराबर m इंटू जी के बराबर। m की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 15, जी का मान यदि हम 10 ले लें तो 150 न्यूटन यहाँ पर काम करेगा। इस स्थिति में जो कार्य है उसको w सेकेंड से पुट कर दूं तो बल इंटू में विस्थापन 150 गुणा में 2, तो यहाँ पर हमारे पास में 300 जूल कार्य आएगा। तो यहाँ से हम दोनों स्थितियों में देखकर बता सकते हैं कि पहली स्थिति में जो कार्य है बहुत कम, दूसरी स्थिति में कार्य है वो 300 जूल। तो हम बता देंगे कि दूसरी स्थिति में जो कार्य है वो पहली स्थिति की तुलना में ज्यादा होता है।